हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईएसआर एकेडमी। माई सेल्फ प्रवीण। और आज हम लोग ज्योग्राफी का जो सेकंड चैप्टर है, 12th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का जो सेकंड चैप्टर है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। उसका जो भी वीडियो है वो अपलोड हो चुका है। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा तो पहले वो देखिए। उसके बाद आपको जो पार्ट 2 है, ठीक है, इस चैप्टर में जो पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताया है उसके बारे में आपको क्लियर होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। जो ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है, पॉपुलेशन पार्ट 2, उसके जो स्टार्टिंग में बताया है आपको पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानकारी दी है कि पॉपुलेशन को किस तरह से हम लोग एज अ ह्यूमन रिसोर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो अपना पॉपुलेशन है किसी भी कंट्री का, उसको एक रिसोर्स की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, जैसे लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, उसके बाद मिनरल्स हो गए। इन सारे नेचुरल रिसोर्सेस का हम लोग कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं डेवलपमेंट के लिए, वैसे ही पॉपुलेशन का या फिर ह्यूमंस का एज अ रिसोर्स करके यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, जिससे कि किसी भी कंट्री का, किसी भी एरिया का, किसी भी रीजन का डेवलपमेंट हो सके। ओके, सो कैसे यूज कर सकते हैं या फिर कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, देखते हैं। सबसे पहला तो किसी भी एरिया के जो पॉपुलेशन रहेगी उसका एज अ रिसोर्स यूज करने के लिए सबसे पहली चीज वो फिजिकली कैपेबल होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड वो इंटेलेक्चुअली भी कैपेबल होनी चाहिए। ठीक है, मतलब उनके फिजिकल और इंटेलेक्चुअल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उस डेवलपमेंट कराने के लिए बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। फिजिकल कैपेबिलिटी मतलब क्या होता है, उनकी हेल्थ कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए सबसे पहले तो। हेल्थ कंडीशंस अच्छी चाहिए। सेकंड, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड या फिर एजुकेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, सो अगर ये दो कैरेक्टरिस्टिक किसी भी पॉपुलेशन में है तो फिर वो कैरेक्टरिस्टिक एक तरह से डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, किसी भी एरिया के या फिर किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि जो भी लेक्चर रहे अभी, ठीक है, आज से जो भी लेक्चर्स रहेंगे उसमें डायग्रामेटिक नोट्स देने के साइड बाय साइड आप नोटबुक में नोट कर सकते हो। ठीक है, जो भी डायग्रामेटिक नोट्स रहेंगे वो रिटेन करने के लिए, याद करने के लिए ज़्यादा आसान होता है। और बहुत सारे विजुअल इमेजेस का भी यूज़ किया गया है लेक्चर में, जिससे कि आपको क्लियरली कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, अच्छे से समझे कंसेप्ट और रिटेन हो सके माइंड में ज़्यादातर। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे थे, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब जो भी स्पेशलिटीज होती है, उनकी हेल्थ कंडीशंस, उनकी एजुकेशनल कैपेबिलिटीज, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो कितना ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एज स्ट्रक्चर के बारे में बताया आपको। एज स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सबसे पहला तो जो इन्फांट्स होते हैं, ठीक है, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी एज स्ट्रक्चर्स में आते हैं। उसके बाद कुछ सालों बाद वो जब यंग बन जाते हैं या फिर टीनेजर्स बन जाते हैं, ठीक है, वो भी एज स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। ये जो इमेज दिख रहा है थोड़ा खतरनाक दिख रहा होगा, वो दूसरा कुछ नहीं पी रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक वगैरह है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको एडल्ट लोग दिखेंगे और यहाँ पे लास्ट में ओल्ड एज। ठीक है, फिर इस तरीके से एज स्ट्रक्चर में अलग अलग एज ग्रुप्स आते हैं। सबसे पहला तो इन्फांट्स, उसके बाद यंग या फिर टीनेजर्स, उसके बाद एडल्ट पीपल, देन ओल्ड एज पीपल। ठीक है, इन सब का जो कंट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन में, किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन में इन सब का कंट्रीब्यूशन इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। ओके, और हर कंट्री में कौन सा एज ग्रुप ज़्यादा है वो वेरी करता है, हर कंट्री टू कंट्री डिफरेंट होता है। जैसे किसी कंट्री में बुढ़े लोग ज़्यादा होंगे, किसी कंट्री में चिल्ड्रन लोग ज़्यादा होंगे, यंग लोग ज़्यादा होंगे। ठीक है, जैसे अपने इंडिया को यंग नेशन बोला जाता है। उसका रीज़न क्या है कि इंडिया में नंबर ऑफ यंग पीपल या फिर 15 टू 59 जो एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप के लोग बहुत ज़्यादा है पूरी दुनिया के कंपैरिजन में। दैट इज़ वाई इंडिया इज कॉल्ड एज यंग कंट्री। और अगर हम चाइना की बात करेंगे तो अपना बाजू वाला खतरनाक देश, ठीक है, तो चाइना में नंबर ऑफ ओल्ड एज पीपल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो बूढ़े लोग वहाँ पे भरे पड़े हैं बहुत सारे। ठीक है, तो हर कंट्री में डिफरेंट पॉपुलेशन का कंपोजिशन होता है या फिर एज स्ट्रक्चर होता है। देन आगे देखेंगे तो आपको तीन पिरामिड्स दिए हैं। ठीक है, तीन ग्राफ टाइप पिरामिड्स दिए हैं, जिसमें पॉपुलेशन के पिरामिड्स बोल सकते हैं हम इनको। ओके, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे क्या है क्या नहीं। सबसे पहले पिरामिड में, सबसे पहले तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें क्या क्या दिया है। ओके, सबसे पहले देखो, इसमें जो बीच वाला लाइन है उसमें एज ग्रुप दिया है 0, 5, 10, 15, 20, 25 से लेके 100 तक, मतलब 100 ईयर्स तक नॉर्मली लोग जीते हैं कुछ लोग। ठीक है, सो कंसिडर किया है ग्राफ के लिए कि 100 ईयर्स तक एज ग्रुप दिया है। जो लेफ्ट साइड है, जो ब्लू लाइंस है वो मेल को डिनोट करते हैं, जो रेड लाइंस है
वो फीमेल को डिनोट करते हैं, ठीक है, राइट साइड वाला। और नीचे जो एक्स एक्सिस है इस पे पॉपुलेशन दिया है, ठीक है, पॉपुलेशन मिलियंस में दिया है सबसे पहले तो। जैसे कि यहाँ पे बीच में जीरो रहेगा, उसके बाद 0.8 मिलियन, उसके बाद 1.6 मिलियन, 2.4 मिलियन वगैरह वगैरह। मेल की कितनी पॉपुलेशन है, सपोज जीरो एज ग्रुप में, मतलब जैसे ही वो बच्चा जन्म लेता है तो मेल में, फीमेल में कितना पॉपुलेशन है, मेल में कितना पॉपुलेशन है। अगर वो बच्चा 5 साल का हो जाता है तो फिर 5 के एज ग्रुप में, 5 ईयर्स के एज ग्रुप में कितना पॉपुलेशन है फीमेल्स में और मेल्स में वगैरह वगैरह, ऐसा दिखाया है तीनों पिरामिड्स में, ठीक है। और तीनों पिरामिड अलग अलग इंफॉर्मेशन हमको देते हैं। जैसे फर्स्ट पिरामिड अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो सबसे पहला तो यहाँ पे ये फीमेल है, ये मेल है, बीच में एज ग्रुप है, नीचे पॉपुलेशन है, वो हम लोगों ने देख लिया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे वाला जो पार्ट है उस वो जो बेस है वो ब्रॉड बेस है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे पिरामिड ऊपर जा रहा है, वैसे वैसे जो एपेक्स है वो थोड़ा सा नैरो हो रहा है, ठीक है, नैरो एपेक्स। सो एपेक्स नैरो है और ब्रॉड बेस है। अभी ये जो नीचे वाला पार्ट है वो बर्थ रेट डिनोट करता है, क्योंकि यहाँ पे एज ग्रुप क्या है, 0 to 5, 5 to 10 वगैरह वगैरह, ठीक है। सो अगर इसका कंक्लूजन हम लोग निकालें तो ब्रॉड बेस है मतलब बर्थ रेट ज्यादा है, और नैरो एपेक्स है मतलब डेथ रेट भी ज्यादा है, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर का जो एज स्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लोग टपक रहे हैं, ठीक है, मतलब लोगों का जो डेथ रेट है वो ज्यादा बढ़ रहा है। सो इसका कंक्लूजन क्या निकल सकते हैं हम लोग, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, ठीक है। सो इसका कंक्लूजन ये निकलेगा कि हाई बर्थ रेट है, बेस ब्रॉड है इसलिए, और एपेक्स नैरो है, मतलब इसका मतलब कि जो नंबर ऑफ डेथ्स है, लोगों के टपकने का जो रेट है वो बढ़ रहा है, सो हाई डेथ रेट भी है, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट डायग्राम है या फिर पिरामिड है उसमें क्या बताया है, उसमें भी सेम स्ट्रक्चर है, बीच में एज ग्रुप है, नीचे पॉपुलेशन का नंबर दिया है, और आजू बाजू में मेल फीमेल, ओके। सो इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो जो बेस है, ठीक है, बेस थोड़ा सा नैरो है, और जो टॉप है स्पेशली इधर से अगर देखोगे 60+ से तो थोड़ा सा ये ब्रॉड एपेक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो ऑलमोस्ट बेस थोड़ा सा नैरो है, और जो एपेक्स है वो थोड़ा सा ब्रॉड है, थोड़ा सा कंपैरिजन में, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो बर्थ रेट है वो भी कम है, और जो डेथ रेट है एंडिंग में देखोगे तो थोड़ा सा कम ही दिखाई देगा आपको, ठीक है। सो बर्थ रेट, लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, ठीक है। इसके जैसे टपकने का रेट बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, मतलब जो लोगों की डेथ का रेट है वो ज्यादा नहीं है, इधर बहुत ही स्पीड से टपक रहे हैं लोग आफ्टर 70। यहाँ पे देखो बहुत ही कम स्पीड है डेथ रेट की। सो इससे हमने ये पता चलता है कि बर्थ रेट तो लो ही और डेथ रेट भी लो ही है, ओके। थर्ड अगर डायग्राम देखेंगे तो थर्ड में क्या बताया है, थर्ड में कोई भी हमको चेंज नहीं दिखेगा, ठीक है। नॉर्मली एक एक एज ग्रुप को भी देखेंगे तो जीरो में देखो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, 5 में देखोगे तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, हर कैटेगरी में ऑलमोस्ट सिमिलर पॉपुलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम लोअर बर्थ रेट है एंड लोअर डेथ रेट है, ठीक है। बर्थ रेट भी बहुत लो है और जो डेथ रेट है वो भी लो है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, और वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, जितने लोग बर्थ ले रहे हैं उतने ही लोग टपक रहे हैं, मतलब उनका जो बर्थ रेट है और डेथ रेट है वो ऑलमोस्ट सेम है, ओके। सो आई होप इतना आपको क्लियर होगा। 3 टाइप के पिरामिड्स देखे हम लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस और जो एपेक्स रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है, बेस और एपेक्स ये सेम रहेगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है दैट इज सेक्स रेशियो, ओके। अभी सेक्स रेशियो का सिंपल सा मीनिंग होता है, सेक्स रेशियो का सिंपल सा मीनिंग होता है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, मतलब हर 1000 मेल्स के पीछे कितनी नंबर ऑफ फीमेल्स है उसे को सेक्स रेशियो बोला जाता है। या फिर इसको और दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल,
रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल, इन दोनों का रेशियो किसी भी एरिया में सपोज 1000 मेल्स है और 900 फीमेल्स है, तो उन दोनों का रेशियो निकाल देंगे तो वही सेक्स रेशियो कहलाएगा। ओके, और इसको निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, वो भी हम लोग देखते हैं। सेक्स रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल्स अपॉन नंबर ऑफ मेल्स इंटू 1000। ठीक है, सो इस तरीके से इस फॉर्मूला में अगर आप नंबर डाल दोगे तो आपको किसी भी एरिया का सेक्स रेशियो पता चल जाएगा। ओके, तो ये फीमेल को डिनोट करता है। देखो इस डायग्राम से भी हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर देखो फीमेल का जो नंबर है ये फीमेल पार्ट है और वो मेल को डिनोट करता है, तो फीमेल का अगर नंबर ज्यादा है मतलब सेक्स रेशियो ज्यादा है। ठीक है, और फीमेल का नंबर अगर कम हो जाएगा तो सेक्स रेशियो कम हो जाएगा। कभी भी सिंपल से ऐसा बेसिक तरीके से आप लोग समझ सकते हो कि अब कोई भी एरिया लो, सपोज करो श्रीनगर है। ठीक है, श्रीनगर में 1000 मेल्स है, सपोज करो हाइपोथेटिकल एग्जांपल 1000 मेल्स है, तो उनको शादी करने के लिए 1000 फीमेल्स भी चाहिए। ठीक है, तभी उनका कल्याण हो सकता है। सो अगर नंबर ऑफ फीमेल्स कम रहेंगी तो फिर मेन प्रॉब्लम जो आता है वो मैरिटल प्रॉब्लम आता है, मतलब मैरिज का प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, श्रीनगर का तो हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया मैंने, लेकिन ऐसे रियल एग्जांपल्स भी है। जैसे कि अगर आप पंजाब हरियाणा में जाओगे, स्पेशली हरियाणा में अबॉर्शंस बहुत ज़्यादा नंबर में होते थे कुछ सालों पहले। बहुत ज़्यादा फीमेल इन्फेंटिसाइड होते थे, मतलब जो फीमेल्स है या फिर गर्ल चाइल्ड है उसको पेट में ही मार दिया जाता था बिफोर बर्थ। सो उसका नंबर बहुत ज़्यादा था बिकॉज ऑफ ओल्ड ट्रेडिशंस वगैरह वगैरह। ठीक है, जो पुराने ज़माने के जो लोग थे वो खतरनाक होते हैं। उस टाइम पे बहुत खतरनाक थे, बिकॉज उनको ऐसा लगता था कि जो बेटी है वो बोझ है वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फीमेल इन्फेंटिसाइड हुए, जिसकी वजह से जो सेक्स रेशियो है हरियाणा का वो पूरे इंडिया में सबसे कम है। ठीक है, तो अभी उनको प्रॉब्लम हो रहा है पंजाब हरियाणा में, उनको मैरिज के लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं, तो फिर वो दूसरे स्टेट से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, दूसरे स्टेट्स में जा रहे हैं शादी करने के लिए वगैरह वगैरह, ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये बहुत डेंजरस होता है किसी भी सोसाइटी के लिए। तो हमेशा सॉरी सेक्स रेशियो हमेशा बैलेंस रहना चाहिए। ओके, जितने नंबर ऑफ फीमेल्स है जितने नंबर ऑफ मेल्स है वो बैलेंस रहने चाहिए। फीमेल ज्यादा होंगे तो बेटर ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और सबसे बेस्ट जो सेक्स रेशियो है पूरे इंडिया में, सबसे ज्यादा जो सेक्स रेशियो है वो केरला का है। ठीक है, अगर हम कंट्रीज की बात करेंगे, अभी हम लोगों ने इंडिया के एग्जांपल्स लिए, अगर कंट्रीज की बात करेंगे तो कंट्रीज भी बहुत सारी है दुनिया में जहाँ पे सेक्स रेशियो के बारे में हम लोगों को नंबर्स पता चलते हैं। तो जहां पे हाई सेक्स रेशियो है, ठीक है, हाई सेक्स रेशियो वाले कौन कौन से कंट्रीज हैं? तो सबसे पहला तो यूरोप में लाटविया करके कंट्री है, नाम थोड़ा खतरनाक लग रहा होगा लेकिन है। ठीक है, लाटविया। उसके बाद इस्टोनिया, थर्ड रशिया, फोर्थ यूक्रेन। अभी तो इन दोनों के बीच में वॉर चल रहा है, लेकिन फिर भी वहां पे जो सेक्स रेशियो है, ठीक है, इन चार कंट्रीज में, पूरे वर्ल्ड में इन चार कंट्रीज में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है। सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो मतलब नंबर ऑफ फीमेल्स ज्यादा होंगे और नंबर ऑफ मेल्स कम होंगे उनके कंपैरिजन। ठीक है, उसके बाद लो सेक्स रेशियो कहाँ कहाँ पे है? तो सबसे पहला अपना इंडिया अभी इसमें आता है, अपना बाजू वाला भिखारी देश पाकिस्तान आता है। ठीक है, थर्ड भूटान आता है इसमें, सऊदी अरेबिया आता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है जहां पे जो सेक्स रेशियो है वो कम है। ओके, ओके, सो सेक्स रेशियो के बारे में हम लोगों ने डिटेल में देख लिया। उसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये थर्ड टॉपिक है आपका इस चैप्टर का। अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है वो पहले देखते हैं। किसी भी कंट्री का जो ग्रोथ होता है, किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है वो वहाँ की पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था, पॉपुलेशन अगर हेल्दी रहा और एजुकेटेड रहा तो उस कंट्री के डेवलपमेंट में चार चांद लगा देता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। सो पॉपुलेशन अगर हेल्दी और एजुकेटेड रहेगी, ठीक है, तो फिर वहाँ का जो ग्रोथ है वो इस तरीके से बढ़ेगा किसी भी कंट्री का। ओके, जैसे इंडिया का ग्रोथ भी बढ़ रहा है बिकॉज यहाँ पे जो डेमोग्राफी है
डेमोग्राफी मतलब स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, या फिर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करी है इंडिया की ग्रोथ में। और से बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड देख सकते हैं। सबसे पहला थोड़ा सा इस वर्ड को ब्रेक डाउन करते हैं। डेमोग्राफिक मतलब रिलेटेड टू पॉपुलेशन, ठीक है, बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में हम लोग पॉपुलेशन समझ सकते हैं। और डिविडेंड का मतलब होता है रिवॉर्ड, रिवॉर्ड या फिर प्रॉफिट, ठीक है, जैसे स्पेशली कॉमर्स की लैंग्वेज में इसको यूज किया जाता है डिविडेंड, ठीक है। तो पॉपुलेशन अगर प्रोडक्टिव रहेगी, हेल्दी रहेगी, एजुकेटेड रहेगी तो उसका रिवॉर्ड पूरे कंट्री को मिलेगा, उसका डेवलपमेंट का जो रिवॉर्ड है, प्रॉफिट है, वो पूरे कंट्री को मिलेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। और डेमोग्राफिक डिविडेंड 3 कैटेगरीज में हम लोग देख सकते हैं कैसे काम करता है। सबसे पहला जो कैटेगरी रहता है उसको हम लोग 0 to 15 एज ग्रुप, इस एज ग्रुप में डाल सकते हैं, ठीक है। 0 to 15 एज ग्रुप मतलब बच्चों का एज ग्रुप, ठीक है, चिल्ड्रन। उसके बाद सेकंड होता है 15 to 59, ये वर्किंग पॉपुलेशन होता है, ठीक है, वर्किंग पॉपुलेशन जो काम करते हैं अलग अलग। उसके बाद 59 के आगे मतलब 60 के आगे जितनी भी पॉपुलेशन रहेगी वो ओल्ड एज पॉपुलेशन रहेगी, 15 के आगे या 60 के आगे। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका डेफिनेशन अगर देखेंगे हम लोग तो किसी भी कंट्री का ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन, ठीक है। इस पॉपुलेशन का जो मतलब किसी भी कंट्री का जो ग्रोथ है वो वहां की पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, पहली बात। सेकंड, किसी भी कंट्री का जो पॉपुलेशन रहेगा, सपोज करो ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का जो एज स्ट्रक्चर रहेगा उसमें चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। उस एज स्ट्रक्चर में चेंजेस होते रहते हैं, कभी नंबर ऑफ चिल्ड्रन ज़्यादा हो जाएंगे या फिर कभी नंबर ऑफ ओल्ड एज ज़्यादा हो जाएंगे। तो एज स्ट्रक्चर में जो भी चेंजेस आते हैं उसका इफेक्ट डेवलपमेंट में पड़ता है, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा डेमोग्राफिक डिविडेंड में, ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन, ठीक है, किसी भी कंट्री का ग्रोथ वहाँ की पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। और पॉपुलेशन के एज स्ट्रक्चर में हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, जैसे चेंजेस होंगे वैसे उस कंट्री का ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट डिपेंड करेगा उसके ऊपर, ठीक है। कैसे डिपेंड करेगा वो भी देख लेते हैं हम लोग। सपोज करो एक होता है वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है। वर्किंग पॉपुलेशन मतलब एज कैटेगरी कहाँ से कहाँ तक, 15 to 59, ये एज ग्रुप में जो लोग होंगे वो वर्किंग पॉपुलेशन होंगे। दूसरा होता है नॉन वर्किंग पॉपुलेशन। नॉन वर्किंग मतलब क्या, जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, जैसे 0 to 15 के एज ग्रुप में ये छोटे छोटे नन्हे प्यारे से बच्चे हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड अबव 60, इंडिया में तो अबव 60 रहेगा। अबव 60 जो पब्लिक रहेगी वो सपोज ये बेचारे, ठीक है, छोटे मोटे मतलब ओल्ड एज लोग, ये दोनों डिपेंडेंट पॉपुलेशन है या फिर नॉन वर्किंग पॉपुलेशन है। अभी छोटे बच्चे तो काम पे जाते नहीं है और बुढ़े लोग भी या फिर जो ओल्ड एज के लोग हैं वो भी काम पे जाते नहीं है, तो वो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन है। तो अगर किसी भी कंट्री का वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ गया, बहुत ज्यादा रहा नॉन वर्किंग पॉपुलेशन के, तो वो कंट्री डेवलप करेगा, उस कंट्री का डेमोग्राफिक डिविडेंड बढ़ेगा, ऐसा होता है, ठीक है। अभी सिंपल एक घर का भी एग्जाम्पल लेंगे तो घर में अगर बच्चे ज्यादा हैं और बूढ़े भी ज्यादा है और काम करने वाले 1-2 लोग ही है, तो फिर पूरे घर का जो प्रेशर है वो 2 लोगों पे होता है, तो वो डेंजर होता है। लेकिन अगर घर पे काम करने वाले 5 लोग हैं और बैठने वाले 2 लोग हैं या फिर 3 लोग हैं, तो फिर कंपैरेटिवली जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो उस घर की ज्यादा है, तो वहाँ का उस घर का जो इनकम रहेगा वो ज्यादा ही रहेगा, ठीक है। इसको एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया है। देखो यहाँ पे जो ये ओल्ड एज के लोग हैं, ये ओल्ड एज के लोग हैं, ओके, और ये छोटे बच्चे हैं, तो ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन हो जाएगा क्योंकि ये डिपेंड हो रहे हैं वर्किंग पॉपुलेशन पे, अपने घर के जो काम करने वाले लोग हैं उनके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन है, इंडिपेंडेंट या फिर वर्किंग पॉपुलेशन बोल सकते हैं, कोई पुलिस है, कोई दूसरा काम करे, कोई कंपनी में काम करे, कोई डॉक्टर है वगैरह वगैरह, ठीक है। ये 15 to 64 यहाँ पे दिया है, लेकिन ये दूसरी कंट्री का है, ठीक है। इंडिया में ये 15 to 59 एज ग्रुप में आ जाएगा, ओके। सो डिपेंडेंट पॉपुलेशन कम होनी चाहिए और जो इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन है या फिर वर्किंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होनी चाहिए। इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है।
वो हम लोग आगे देखेंगे। उससे पहले किसी भी कंट्री का डेमोग्राफिक डिविडेंड अगर अच्छे से काम करेगा, मतलब वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उसके अलग अलग फायदे होते हैं। सबसे पहला तो अगर उस कंट्री में, अभी सिंपल सी बात है, एक किसी भी फैमिली का अगर एग्जांपल लेंगे, ठीक है, वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है और डिपेंडेंट पॉपुलेशन कम है किसी भी फैमिली में, तो वो जो पेरेंट्स रहते हैं वो अपने चिल्ड्रन के एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे स्कूल्स में डालेंगे, अच्छी अच्छी एजुकेशनल फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो बच्चे हैं जिनको अच्छा एजुकेशन मिलेगा, अच्छी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ मिलेगी, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलेगी, तो ये फ्यूचर में डेमोग्राफिक डिविडेंड में काम कर सकते हैं, मतलब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, ये फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स की तरह काम कर सकते हैं। सेकेंड, अगर जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है या फिर वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वुमन, किसी भी फैमिली की जो वुमन रहेगी वो भी लेबर फोर्स में काम कर सकती है, वो भी अलग अलग कंपनीज में या फिर गवर्नमेंट में काम कर सकती है, तो एक तरह से वो भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। थर्ड, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री में जो लोग रहते हैं, पर कैपिटा मतलब पर हेड इनकम, हर एक इंसान कितना कमाता है उसको पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, वो भी बढ़ेगा क्योंकि वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है तो पर पर्सन का इनकम जो है वो बढ़ेगा। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा आप लोगों को। द नेक्स्ट, ये तो हम लोगों ने देख लिया है डेमोग्राफिक डिविडेंड, उसके बाद वर्किंग वर्सेस नॉन वर्किंग पॉपुलेशन, उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज भी सही होनी चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसी सही होनी चाहिए मतलब किसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए गवर्नमेंट को, एक तो हेल्थ, ठीक है, सेकंड एजुकेशन, थर्ड बाकी की जो जो भी फैसिलिटीज है वो अगर अच्छी प्रोवाइड करेगी तो उस कंट्री का जो ह्यूमन कैपिटल है या फिर जो ह्यूमन रिसोर्स है वो और ज़्यादा डेवलप होगा और कंट्री के डेवलपमेंट में और ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएगा। ओके, उसके बाद कुछ कंट्रीज में ये देखा जा रहा है, ठीक है, कि वहाँ का जो रिटायरमेंट एज है वो बढ़ा रहे हैं वो कंट्री वाले, कंट्री की गवर्नमेंट। जैसे सिंपल एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं जापान का, ठीक है, अभी सपोज जापान नाम का छोटा सा कंट्री है, ठीक है, जापान में रिटायरमेंट का एज, और बहुत सारी बाकी की यूरोपियन कंट्रीज है जो रिटायरमेंट एज बढ़ा रही है, हम लोग एग्जांपल के तौर पे जापान का लेते हैं, ठीक है, वहाँ का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जापान का वो पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट है, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या, कोई भी कंट्री के जो लोग हैं वो कितना सालों तक जी पाते हैं उसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जैसे इंडिया में अराउंड 70 ईयर्स है, ठीक है, दूसरी कंट्री में 75 रहेगा, किसी कंट्री में 50 में लोग टपकते होंगे वगैरह वगैरह। तो कोई भी इंसान कितने साल तक जिएगा उसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो जो जापान है, जापान का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 84 ईयर्स है, मतलब बहुत ज़्यादा जीते हैं बेचारे, और कोई कोई तो 100 क्रॉस भी कर देता है, सेंचुरी क्रॉस कर देता है, ठीक है। तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 84 ईयर्स है, इसका मतलब वो 70 ईयर्स तक आराम से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले उनका जो रिटायरमेंट एज था वो 60 था, उसके बाद अभी कर दिया है उन लोगों ने, अभी वो सोच रहे हैं कि 70 कर दिया जाए, ठीक है, 70 तक आराम से काम कर सकते हैं, तो वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ेगा इससे, ठीक है। इसलिए बहुत सारी कंट्रीज ट्राई कर रहे हैं कि रिटायरमेंट एज बढ़े, ठीक है, ताकि जो वर्किंग पॉपुलेशन का नंबर है वो बढ़े, ओके, और ये कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली इम्पैक्ट डाल सकता है, ठीक है। सो आई होप इतना क्लियर होगा आप लोगों को। तो हमारा जो सेकेंड चैप्टर है उसके जो फर्स्ट 3 पॉइंट्स थे वो हम लोगों ने पूरी तरीके से कवर किए, जो रिमेनिंग पॉइंट्स है वो आगे के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो इसी के साथ ये आज का जो लेक्चर है वो हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू।